देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया था और प्रोकैरियोटिक सेल तक देख ली थी, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से? यूकैरियोटिक सेल, यही से स्टार्ट करना है ना। चलिए, ये सारे क्लास जो है आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही गए होंगे, जो मैंने 4 क्लास पिछली क्लास में पढ़ाई थी, है ना। 4 पार्ट्स में जो पढ़ाई थी वो तो मिल ही गए होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, था ना, है ना। उसको देख लीजिएगा जो लास्ट 4 क्लास पढ़ाए हैं, और उससे जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेंगे, है ना। वो चारों क्लास की रिकॉर्डिंग है आपके टेलीग्राम ग्रुप में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब भेजा गया है ना, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करें 5th क्लास। अब सबसे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, यूकैरियोटिक सेल जो है कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर होता है, तो उसके पीछे कुछ फीचर लिखा है। पहला क्या लिखा है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियोलस होते हैं। और लिखा है यहाँ कौन सी क्रोमोसोम होते हैं, ट्रू क्रोमोसोम। आपने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा था, फॉल्स क्रोमोसोम, बट यहाँ कौन सा क्रोमोसोम होंगे, ट्रू क्रोमोसोम। अब पूछा जाएगा यूकैरियोटिक सेल किस तरह से डिफर होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, उसके कुछ फीचर लिखा है। जैसे साइटोस्केलेटन लिखा है, साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, सिंगल इन्वेलप सिस्टम, मतलब वहाँ कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बट यहाँ कौन से सिस्टम होते हैं, डबल इन्वेलप सिस्टम। अब हम 5 फैक्ट्स याद रखना है जो बेसिक डिफरेंस होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। देखिए, आपसे पूछा जाएगा ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इधर लिखिए कौन सा, प्रोकैरियोटिक। अब हम कुछ डिफरेंस बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ होंगे, नहीं, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट। न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, एब्सेंट, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट। पूछा जाएगा यहाँ ट्रू क्रोमोसोम होते हैं, नहीं, एक होते हैं कौन सी क्रोमोसोम, स्यूडो क्रोमोसोम। स्यूडो क्रोमोसोम क्यों होता है, क्योंकि इसके पास डीएनए एसोसिएट नहीं है, किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। यहाँ पर और क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन नाम की चीज़ नहीं होगी, साइटोस्केलेटन क्या होंगे, एब्सेंट। पूछा जाएगा यहाँ कौन से सिस्टम मिलते हैं, सिंगल इन्वेलप सिस्टम। पूछेगा सिंगल इन्वेलप सिस्टम किसकी फीचर है, प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और मेम्ब्रेन के नाम पर केवल एक ही मेम्ब्रेन मिलता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसलिए आप इसे क्या मानते हैं, सिंगल इन्वेलप। यहाँ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, इसलिए कैसा माना जाएगा, डबल इन्वेलप सिस्टम। पूछा जाएगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में, नेक्स्ट इसके पास क्या है, इसके पास आपको क्या नहीं मिलता, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसके पास मिलेंगे, यहाँ प्लाज्मिड क्या होगा, एब्सेंट। तो प्लाज्मिड किसकी फीचर है, आपको प्रोकैरियोट्स की। कहाँ नहीं मिलता प्लाज्मिड, यूकैरियोट्स में। अब बताइएगा यूकैरियोट्स में क्या मिलते हैं, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस प्रेजेंट, यहाँ साइक्लोसिस क्या होगा, एब्सेंट, साइक्लोसिस एब्सेंट। साइक्लोसिस में आपने क्या देखा था, साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग किसके राउंड, सेल वैक्यूल के राउंड। तो यूकैरियोटिक सेल जो हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, उसमें कुछ फीचर प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर करता है। तो पिछली क्लास में बताया गया था कैसे यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफर होगा, तो उसको एनसीईआरटी ने पूरी एक पेज में बताई है। उसमें क्या लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियोलस होंगे, और क्रोमोसोम कैसे फॉर्म में मिलेंगे, ट्रू क्रोमोसोम, मतलब डीएनए किससे एसोसिएट होगा, हिस्टोन प्रोटीन से। यहाँ पूछा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगी, और इसके पास कौन सी क्रोमोसोम होती है, फॉल्स क्रोमोसोम। यहाँ साइटोस्केलेटन नहीं होते, और कौन सी इन्वेलप सिस्टम मिलते हैं, सिंगल। यहाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट, यहाँ प्लाज्मिड एब्सेंट। यहाँ साइक्लोसिस जो है वो एब्सेंट, यहाँ साइक्लोसिस प्रेजेंट। साइक्लोसिस को आप कहते हैं साइटोप्लाज्मिक की मूवमेंट अराउंड सेल वैक्यूल, और ये मूवमेंट जो है वो किस में होगा, इसके लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो सेल वैक्यूल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन में भी कौन, माइक्रो फिलामेंट्स। तो ये दोनों प्रोकैरियोट के सेल के पास नहीं है, तो साइक्लोसिस भी नहीं होगी। क्लियर, तो ये आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एक और डिफरेंस आपको बताया गया था, प्लांट सेल और
एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रिलेटिवली स्मॉलर कौन? एनिमल। रिलेटिवली लार्जर कौन? प्लांट्स। वैक्यूल किसके पास? लार्ज एंड परमानेंट सब वैक्यूल प्लांट के पास। स्मॉल एंड टेम्प्रोरी एनिमल सेल के पास। इस पे भी क्वेश्चन थे, पूछा जाएगा। मैच्योर प्लांट सेल का आगे पढ़ेंगे। 90% एरिया कौन एक्वायर करता है? वैक्यूल। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सेल वॉल किसकी फीचर है? प्लांट की। एब्सेंट इन एनिमल सेल। पूछा जाएगा सेंट्रियोल किसकी फीचर? एनिमल। एब्सेंट इन प्लांट। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स देख लिए थे, डिफरेंस है ना। अब जो हमें आज का क्लास स्टार्ट करना है वो कौन सा, कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहीं से अब आज को देखना है। पिछली क्लास का रिकॉल थोड़ा थोड़ा हमने कर दिया। अब देखिए, अब आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने क्वेश्चन आते हैं सब डिस्कस किए। पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन लिखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब हुई? जब हमने क्या खोज ली? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडीड बिकेम ईजियर। कब ईजियर हो गया? बिकेम ईजियर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ विच माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय विच साइंटिस्ट? स्वान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले किसने देखा? स्वान ने। और स्वान ने किस में देखा? इन, तो मेमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी। तो मेमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड किया गया। तो इसमें आपको कंपोजिशन एनसीईआरटी ने लिखी है, कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। बताइए ह्यूमन आरबीसी में कितना लिखा है? ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में। बताइएगा ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में कितने कंपोजिशन? लिपिड 40%, प्रोटीन 52%, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट लिखा है 8%। जनरली क्या होता है, आपको लिपिड से ज़्यादा होते हैं कौन? प्रोटीन। बट एक एक्सेप्शन है, कौन सा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, आप दो तरह की नर्व फाइबर पढ़ते हैं, एक माइलिनेटेड दूसरा नॉन माइलिनेटेड। यहाँ लिपिड हो जाता है 80% और प्रोटीन कितने हो जाते हैं? 20%। तो 3 फैक्ट्स हमने लिखा। एनसीईआरटी की लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद क्या हो गई? ईजियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने देखी? स्वान ने। सेल वॉल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो जाएंगे आपको रॉबर्ट हुक, बट सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्वान। पूछा जाएगा स्वान ने आपको सेल मेम्ब्रेन कहाँ देखी? ह्यूमन आरबीसी या मेमेलियन आरबीसी। अब पूछेगा आरबीसी ही क्यों लेते हैं? 2 मिनट बोर्ड पर सब देखिएगा। आरबीसी में देखे थे मैच्योर कंडीशन के पास न्यूक्लियस नहीं होते, मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता, और मैच्योर आरबीसी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। तो क्या होगा, जब इसको क्रश करेंगे आपको तो क्या होगा, मेम्ब्रेन दूसरे ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से किसके स्टडी कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एनसीईआरटी सब लाइन लिखा है, बस उसी को हमें डिकोड करना है। पूछेगा व्हाई वी सेलेक्ट मेमेलियन या ह्यूमन आरबीसी फॉर स्टडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आंसर होगा कि मैच्योर आरबीसी इन्यूक्लिएट होता है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आपको क्रश नहीं होगी, साथ में कोई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, तो किसी ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन क्रश नहीं होगा। तो आपको मैच्योर आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होता है, पीछे पड़े थे, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स नहीं रखता। तो जब क्रश कीजिएगा आरबीसी को तो केवल एक ही चीज़ स्टडी होगी, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दूसरे मेम्ब्रेन की भी कंपोजिशन सेम ही होती है, जो आपको वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गया, आपको जो है ईआर हो गए, सबकी कंपोजिशन सेम है, सब लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। तो दूसरे मेम्ब्रेन कंफ्यूज ना करें आपको, इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनल सेल चुनते हैं जिसके पास क्या हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस नहीं हो। नहीं तो जब नॉर्मल सेल को क्रश कीजिएगा तो हर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन आइडेंटिकल होते हैं, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो आपको क्लियर कट स्टडी कब आपको आसान होगी, जब आपको इन्यूक्लिएटेड सेल लिया जाएगा या जिसके पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स नहीं हो। क्लियर हो गया? तो 4 बातें हमने अभी सीखी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब आसान हो गया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईयर कभी नहीं, 1950 ईयर लिखा है वो नहीं, ईयर कभी नहीं पूछे जाते, ईयर नहीं याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने ऑब्जर्व की? स्वान ने। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेमेलियन आरबीसी में या ह्यूमन आरबीसी में खोजा गया, और इसकी कंपोजिशन लिखा हुआ है कि आरबीसी में 52% होती है प्रोटीन, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 8%। पूछेगा जनरली लिपिड से ज़्यादा होते हैं प्रोटीन, बट एक एक्सेप्शन है, कौन सा?
माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में लिपिड होते हैं 80%, प्रोटीन 20%। क्लियर? इसको लेके फिर आगे बढ़े। तो एक एक दो दो लाइन जो आपको पूछा जाता है वही इलेबरेट करना है। हो गया? नेक्स्ट चाहिए। हो गया? हाँ लिखे, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 फैक्ट्स क्लियर हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी कब आसान हो गया? जब हमने क्या खोज ली? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? स्वान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन से सेल में सबसे पहले देखी गई? मेमेलियन आरबीसी या ह्यूमन आरबीसी? ह्यूमन आरबीसी में कंपोजिशन क्या? प्रोटीन 52%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 8%। नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी का ही क्यों हम सेलेक्ट किए? आपको आरबीसी सेल को ही क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि मैच्योर कंडीशन में आरबीसी इन्यूक्लिएट होता है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स नहीं होते, जिससे आरबीसी को क्रश करने पर दूसरे मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगे, केवल एक ही मिलेगा। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, तो आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं किसकी? मेमेलियन। आपको आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, और एक जगह आपको प्रोटीन से अधिक होता है लिपिड, और वो कौन सी कंडीशन है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में 80% लिपिड, 20% प्रोटीन। तो दो कंडीशन याद रखना, एक आरबीसी में कंपोजिशन और एक एक्सेप्शन कंडीशन। एक्सेप्शन में कौन ज़्यादा होगा? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में 80% होंगे प्रोटीन, 80% लिपिड और 20% प्रोटीन। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है सो देखिए। लिखा है लिपिड से 5 बातें याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड। पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कौन सी होगी? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब यहाँ लिपिड जो है वो कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड से। पूछेगा जैसे आप फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल कौन होता है? लेसिथिन, सिफेलिन। लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होगी? बाइलेयर। और बाइलेयर में लिखा है बच्चे इस तरह अरेंज होंगे, हेड होगा बाहर की ओर और टेल होंगे अंदर की ओर। ऐसी अरेंजमेंट क्यों होगी? क्योंकि ये लिखा है ये टेल होता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और हेड को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब कौन सा? पोलर। आप पूछेगा ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ, एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसा क्यों होता है? टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल। किसको बचाने के लिए? हाइड्रोफोबिक टेल को फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। तो एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए क्या करता है? आपको टेल अंदर की ओर होता है और हेड बाहर की ओर, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर फिल्ड है कौन? सेल। सेल के पास 75% ऑफ द वाटर कंटेंट्स है, तो इससे बचाने के लिए हेड किधर होगा? बाहर की ओर, क्योंकि हेड का नेचर कैसा है? पोलर, और टेल नॉन पोलर। अब पूछेगा नॉर्मल लिपिड होते हैं कैसा? ट्राइग्लिसराइड। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ डाइग्लिसराइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होती है? डाइग्लिसराइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होगी? डाइग्लिसराइड। ध्यान से समझिएगा, वहाँ नॉर्मली लिपिड कैसे होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड आर ऑफ विच नेचर? डाइग्लिसराइड। अब ये वर्ड समझिएगा, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? आप सभी जानते हैं ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। यही आपका क्या है? ग्लिसरॉल है। इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़े
तो नाम क्या होगा, मोनोग्लिसराइड। 2 फैटी एसिड जुड़े तो डाइग्लिसराइड, 3 का 3 फैटी एसिड जुड़ेगा ट्राइग्लिसराइड। तो पूछेगा प्लाज्मा में यूजुअली लिपिड कैसे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, बट प्लाज्मा में के लिपिड कैसी होती है, डाइग्लिसराइड। और इस डाइग्लिसराइड के कारण इसकी कौन सी नेचर होगी, एम्पी पैथेटिक। पूछेगा एम्पी पैथेटिक नेचर किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस नेचर का, डाइग्लिसराइड नेचर का कारण। मतलब इसके पास पोलर हेड भी है और नॉन पोलर टेल भी है। ये नेचर कहने का मतलब क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों नेचर हो। इसके पास हेड की नेचर कैसी है, पोलर, टेल की नेचर कैसी है, नॉन पोलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कौन सी, फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कौन से फॉर्म में अरेंज होता है, बाइलेयर। एनसीईआरटी ने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड जो होती है वो आपको कैसा मिलेगा, बाइलेयर। क्यों अरेंज होगा, क्योंकि यहाँ हेड होगा आउटर साइड में और टेल होगा इनर साइड में। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट से किसको प्रोटेक्ट करना है, नॉन पोलर टेल को। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसे नेचर की होती है, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड कहने का मतलब फैटी एसिड कितने जुड़े होंगे ग्लिसरॉल से, 2। और पूछेगा ये एम्पी पैथेटिक नेचर के होते हैं, मतलब पोलर हेड है और नॉन पोलर क्या है, टेल। और एक और लिखा है बिसाइड फॉस्फोलिपिड, इसके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब बोर्ड पर देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे आप बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, यही काम यहाँ कोलेस्ट्रॉल करता है। कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को क्या करेगा, रिड्यूस। अभी पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से नेचर का होगा, क्वासी फ्लूइड या सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड या क्वासी फ्लूइड नेचर को कौन मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल। समर में फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, कोलेस्ट्रॉल। विंटर में आपको जो है फ्लूइडिटी घट जाएगी तो उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कंट्रोल फ्लूइडिटी बिहेवियर। मतलब किसके रूप में काम करेगा, एक्स एज बफर। तो 5 बातें हमें आपको याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कौन से नेचर की होती है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड फर वाले एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे लेसिथिन और सिफेलिन, ये फर वाले एनिमल्स में मिलते हैं। पूछेगा लिपिड कैसे अरेंज होते हैं, बाइलेयर। हेड किधर की ओर होती है, बाहर की ओर, टेल अंदर की ओर। ऐसी अरेंजमेंट क्यों होते हैं, टू प्रोटेक्ट नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड की नेचर कैसी है, डाइग्लिसराइड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डाइग्लिसराइड नेचर कौन से नेचर को सेटिस्फाई करता है, एम्पी पैथेटिक नेचर। एम्पी पैथेटिक मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड होना। पोलर क्या है इसका, हेड, नॉन पोलर क्या है, टेल। और पूछेगा बिसाइड फॉस्फोलिपिड, यहाँ क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करना। मतलब ये आपको जब फ्लूइडिटी एक्सेस में हो जाएगी तो उसको भी आपको नॉर्मल लाएगा, या डिक्रीज कर जाएगी उसको भी नॉर्मल लाएगा। तो क्वासी फ्लूइड नेचर मेंटेन करने में कौन सा कंपोनेंट्स यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यही 4 बातें एनसीईआरटी ने लिखा है, क्लियर, लिखे। और एक और पढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की तरह कई कंपोनेंट्स होता है, नाम क्या होता है, होपेनोइड्स। क्लियर। तो सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल क्या मिलेगा, होपेनोइड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, जैसे एनिमल सेल में हुआ मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल अकाउंट्स होपेनोइड। होपेनोइड भी पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है, किसकी तरह, कोलेस्ट्रॉल की तरह। यही 5 बातें आते हैं, 5 के बाद 6ठी बातें पूछी ही नहीं जाती एग्जाम में। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आप क्वेश्चन बनाते तो क्या पूछेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड कैसी, फॉस्फोलिपिड। अरेंज कैसे, बाइलेयर। हेड किधर, बाहर की ओर, टेल किधर, अंदर की ओर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट से बचाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड की नेचर, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो कौन सा जाएगा, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड कहने का मतलब ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड कंजुगेट, 2। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डाइग्लिसराइड नेचर कौन सी नेचर को सेटिस्फाई करता है, एम्पी पैथेटिक। एम्पी पैथेटिक मतलब पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। पूछेगा बिसाइड फॉस्फोलिपिड और क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसको कंट्रोल करता है, फ्लूइडिटी को। और कोलेस्ट्रॉल के सिमिलर कंपोनेंट्स बैक्टीरियल सेल में होता है, नाम क्या होता है, होपेनोइड। तो ये एडिशनल फैक्ट्स हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। इसमें ये की फैक्ट्स हो गया। पूछेगा इस तरह की अरेंजमेंट कैसी होती है, कि आपको प्रोटेक्ट करना है हाइड्रोफोबिक टेल को, किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से। इसको लिखिए, फिर प्रोटीन देखें।
तो सबसे कुछ ही बातें पूछा जाता है, बस वहीं तक आपको पहुंचना है। 5 बातें आते हैं तो 5 बातें, 6 बातें आते हैं वही वही। अब कभी जो पूछ दिया है क्वेश्चन उस पर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपको लिपिड की नेचर कैसी होती है, तो ऑप्शन में देगा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। यूजुअली लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड, तो हम गलती से टिक कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड क्योंकि पढ़ते हैं लिपिड, लेकिन ऑप्शन में कौन सही होगा, डाइग्लिसराइड। आप कंट्रोल फ्लूइडिटी बिहेवियर मीन्स क्या होगा, एक्स एच बफर। जो बफर आप पीएच चेंज का रेसिस्ट करता है वैसे ही यहाँ काम कर रहा है, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। पूछेगा कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो बफर के रूप में काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो कौन सा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। वो जैसे बफर आप पढ़ते हैं पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर मेंटेन रखेगा। समर में फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी उसको ही मेंटेन करेगा, विंटर में फ्लूइडिटी घट जाएगी उसको ही मेंटेन करेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक पेंटासाइक्लिक कंपाउंड होता है, नाम क्या होता है, होपेनवाइड। इसके अलावा कोई छठी बातें ही नहीं पूछी जाती, इतनी ही बातें। कोई भी क्वेश्चन देगा इसी 5 बातें से देगा। लिख लिए। अब आइए प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से टाइप की होगी, ओके। अब लिपिड क्लियर हो गया। पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कौन से नेचर की होगी, फॉस्फोलिपिड। कैसे रेंज होंगे, बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड कैसा, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड कहने का मतलब ग्लिसरॉल किससे कंजुगेट होगा, 2 फैटी एसिड से। और पूछा जाएगा ये डाइग्लिसराइड नेचर कौन सी नेचर प्रोवाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एमपी पैथेटिक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के अलावा और क्या होते हैं, डिराइव्ड लिपिड कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसका काम करता है, बफर का, मतलब फ्लूइडिटी बिहेवियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन रखेगा। और इसी के तरह का एक और पेंटासाइक्लिक सब्सटेंस होता है बैक्टीरियल सेल में, क्या नाम होता है, होपेनवाइड। क्लियर हो गया, नेक्स्ट। क्लियर हो गया, तो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए। ये लिखे हैं कंट्रोल फ्लूइडिटी बिहेवियर, और किसके रूप में ऐड करेगा, एक्सएच बफर। और वहाँ एक लाइन लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल के पास क्या होता है, होपेनॉइड। क्लियर, चलिए। अब लिखा है क्या, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। जो आसानी से हट सके उसे क्या कहेंगे, आपको एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल को हम लोग और कहते हैं एक्सट्रिंसिक भी। बायो में कुछ नहीं मिलता है, नाम ही बदल जाता है। या इसी को कहते हैं पेरिफेरल। जो आसानी से हट ना सके उसको क्या कहेंगे, इंटरनल। इंटरनल को इंट्रिंसिक भी, और इसको कह सकते हैं कौन सा, आपको जो है इंटीग्रल भी। पूछेगा ये क्या होता है, ये इजीली गेट एक्सट्रैक्टेड। इसको क्या होगा, डजंट इजीली गेट एक्सट्रैक्टेड। अब बताइएगा इसमें से हमारे पास
अधिक कौन होते हैं? विच इज मोर इन नंबर, एक्सटर्नल इंटरनल, अधिक परसेंटेज किसके होते हैं? इंट्रिंसिक होंगे केवल 30%, एक्सट्रिंसिक होते हैं कितने? 70%। ज़्यादा कौन होगा? इंट्रिंसिक। कम कौन होगा? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक 30%, ये 70। अब इंट्रिंसिक में लिखा है क्या? एक की फैक्ट्स। इंट्रिंसिक अभी देखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में या तो पार्शियल बरीड होंगे या फुल्ली बरीड। इंट्रिंसिक लिखा है पार्शियल बरीड या कैसे होते हैं? फुल्ली बरीड। जो पार्शियल बरीड होते हैं उनका काम होता है सिग्नलिंग, और जो फुल्ली बरीड होंगे वही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल में इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाए उसका नाम क्या होगा? एक्सटर्नल। जिसे हटाने में डिफिकल्टी हो वो इंटरनल। पूछेगा विच इज मोर इन कंसंट्रेशन, तो इंटरनल। इंटरनल 70% होते हैं, एक्सटर्नल आपको 30%। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ आपको अरेंजमेंट। इंटरनल दो फॉर्म में होते हैं, एक तो पार्शियल बरीड होते हैं, दूसरा फुल्ली बरीड। पार्शियल बरीड का काम क्या होता है? सिग्नलिंग। ये किस में हेल्प करते हैं? सिग्नलिंग में। और जो फुल्ली बरीड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के काम करते हैं या टनल प्रोटीन। जैसे आप पढ़ते हैं एक्वापोरिन वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, टाइप ऑफ टनल प्रोटीन है। पूछेगा एक्सटर्नल प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन होता है? स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रोटीन जो कहाँ मिलता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन में। और ये साइज को रिड्यूस और इंक्रीज करता है। जब इसको आर्टरीज में जाना हो, कैपिलरीज में जाना हो, वेन में जाना हो, तो डायमीटर को रिड्यूस करने का काम कौन करेगा? स्पेक्ट्रिन। तो 5 बातें यहाँ भी हमने लिखा। पहला क्या लिखा? प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। जो इजीली रिमूव हो जाए एक्सटर्नल, जिससे हटाने में डिफिकल्टी हो इंटरनल। पूछेगा एक्सटर्नल प्रोटीन कितने होते हैं? 30%, इंटरनल 70%। वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रोटीन स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन कहाँ मिलता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन में। और इसका काम क्या होता है? डायमीटर को इंक्रीज और रिड्यूस करता है। लिखा है इंटरनल प्रोटीन 2 फॉर्म में होंगे, आइदर पार्शियल बरीड या फुल्ली बरीड। जो पार्शियल बरीड होगा उसका काम क्या होगा? सिग्नलिंग। और जो फुल्ली बरीड होगा वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है या टनल प्रोटीन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करेगा? इंटरनल प्रोटीन जो पूरी तरह बरीड हो। और स्पेक्ट्रिन का काम क्या होता है? ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है डायमीटर को।